ओके, एटीसीसीडी भी पेंशन की ही बात करता है, लेकिन ये पेंशन जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। इसके दो नाम है, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना, ठीक है ना, ये दो नाम है, न्यू पेंशन स्कीम एंड अटल पेंशन योजना, एटीसीसीडी पेंशन स्कीम। तो अभी हमने ऊपर भी तो पेंशन स्कीम का ही बात किया था, बट दिस पेंशन स्कीम वाज गवर्न बाय एलआईसी या इंश्योरेंस कंपनी, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर की बात है समझो, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। तो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भरोसा नहीं है तो यू कैन टेक पेंशन स्कीम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यू टेल मी, इनकम टैक्स विल प्रमोट मोर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर? जल्दी बोलो, ज्यादा बेनिफिट इनकम टैक्स कहाँ देगा, एटीसीसी गवर्नमेंट या एटीसीसीडी में? हाँ, ताई ने तो बोल ही दिया गवर्नमेंट का, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली मोर बेनिफिट या मोर डिडक्शन इज गिवन अंडर सेक्शन एटीसीसीडी। अब एटीसीसीडी का जो चार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, पहले तो वो समझने का ट्राई करो। पहले हम इसकी बात खत्म कर देते हैं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या कर रहा है उसकी बात खत्म कर देते हैं, तो मेरा पूरा ध्यान ना उधर ही रहता है कि साला एटीसी में या एटीसी के कोई भी सीरीज में मेरे इन्वेस्टमेंट का मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए ना, मेरे इन्वेस्टमेंट का मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ समझ रहे हैं आपको, मेरा इन्वेस्टमेंट मेरा डिडक्शन, माय इन्वेस्टमेंट माय डिडक्शन, बरोबर ना? यस लेकिन यहाँ पे मेरे नाम पे पैसा डिपॉजिट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, और उसका भी मुझे डिडक्शन मिल रहा है। थोड़ा गलत गलत सा नहीं लग रहा आप लोगों को? क्या सर वापस बोलो। अरे बाबा, चैप्टर 6 के किसी भी सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना, एज असेसी आई शुड इन्वेस्ट एंड देन क्लेम डिडक्शन। यहाँ पे मेरे बिहाफ पे इन्वेस्ट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर के पॉकेट से पैसे गए तो डिडक्शन मुझे दे रहा है गवर्नमेंट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। मेरा जो कंट्रीब्यूशन है उसका मुझे डिडक्शन देता है, वो चलता है। असेसी के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मुझे मिलना चाहिए बिकॉज असेसी इज कंट्रीब्यूटिंग, लेकिन एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया उसका डिडक्शन क्यों दे रहा है गवर्नमेंट यहाँ पे, ये आपके मन में एक बार आना चाहिए, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, ये आना चाहिए। तो ये अगर मन में आ रहा है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एम्प्लॉयर अगर आपका आपकी लाइबिलिटी एम्प्लॉयर अगर पे करता है या आपके नाम पे एम्प्लॉयर कहीं पे पैसे सेव करता है तो पहले तो आपके लिए इनकम बन जाएगा, टैक्सेबल एज सैलरी हो जाएगा। यस। और क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहता कि ये आप लोग डिस्करेज हो जाओ ये सब करने से, गवर्नमेंट आपको इनकरेज करना चाहता है, गवर्नमेंट का फंड है, गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे बोला जाता है कि स्टेप 2 में हम डिडक्शन भी दे देंगे, क्योंकि आपका इनकम बन गया, अब इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसका डिडक्शन दे देंगे। तो इनकम में ऐड किया और डिडक्शन में से माइनस किया, बरोबर? ये समझ में आया? पहले आपका इनकम बन जाएगा ना वो सैलरी में, परक्यूजिट बन जाएगा ना, परक्यूजिट बोलो इनकम बोलो जो भी है। अरे कोई भी चीज माइनस कब होनी चाहिए, जब आपकी जीटीआई में ऐड होगी तभी तो माइनस होनी चाहिए ना। मैं आपको क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, डिडक्शन किस चीज का मिलना चाहिए, जो जीटीआई में है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जीटीआई में होता है कि नहीं होता? होता है। होता ही है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। यहाँ पे देखो ना, स्टेप 1 पे मैंने इसको स्टेप 1 स्टेप 2 क्यों लिखा है? टैक्सेबल एज सैलरी इसीलिए ही बोला है कि वो हाँ, इंक्लूडेड है। क्योंकि एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट किया तो पहले तो आपका इनकम बना है, और क्योंकि आपका इनकम बन गया तो ये इन्वेस्टमेंट भी आप ही का हो गया ना, फिर ऐसा समझो ना। हाँ। पहले आपकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड कर दिया, मतलब आपका इनकम हो गया। अब उस इनकम में से आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन ये एम्प्लॉयर ने किया हुआ है सब कुछ। अब लास्ट ईयर इसमें अमेंडमेंट क्या हुई पहले ये समझो। पहले अमेंडमेंट के पहले क्या था, अमेंडमेंट के पहले लिमिट था 10% ऑफ सैलरी। लिमिट क्या था, 10% ऑफ सैलरी। और यहाँ पे सैलरी का मीनिंग है बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। तो लास्ट ईयर तक जो लिमिट था ना वो 10% ही था, लेकिन लास्ट ईयर में ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ज्यादा झगड़ा कर करके बोला नहीं है, हमारा रिटायरमेंट फंड आप बढ़ा दो, रिटायरमेंट फंड का वैल्यू बढ़ा दो। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम में, गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीम है उसमें 10% का 14% कर दिया। अब वहां पे 10% का 14% कर दिया, और यहाँ पे अगर डिडक्शन 10% ही रखा तो 4% टैक्सेबल हो जाता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। आप समझ रहे हो ना? यस। इसलिए गवर्नमेंट ने ये सेक्शन अमेंड करके क्या बोला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये 14% ऑफ सैलरी करेंगे हम।
क्या करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लिमिट कितना कर दिया, 14% ऑफ हाँ। ये सैलरी। मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आने के पूरे चांसेस। अभी अभी अमेंड हुआ ये। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 14% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होगा। एनी अदर एम्प्लॉयर अगर आपका होगा तो आपका 10% ऑफ सैलरी इज द लिमिट, मतलब 10% से ज्यादा अगर आपके एम्प्लॉयर ने किया होगा कंट्रीब्यूट तो डिडक्शन हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे 10%। ये क्लियर है? यस सर। तो मुझे बताना क्या है पता है, एपीसीसीडी सबसेक्शन 2 में आप कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। आर यू कंट्रीब्यूटिंग एज अ सीसी? नो। नो, एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग एज अ ऑन बिहाफ ऑफ यू। और उसका मैंने डिडक्शन बता दिया आपको। यहाँ से याद रखने वाला एक ही बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 14% ऑफ सैलरी, 14%, अदर एम्प्लॉय का 10%। 10%। इतना दो बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब असेसी के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अब असेसी जो बात कर रहा हूं ना कंट्रीब्यूशन की, अब खाली फोकस आप यहाँ पे करो, यहाँ पे इधर ही फोकस करो। एपीसीसीडी सबसेक्शन 1 पे फोकस करो। पेंशन फंड में खाली एम्प्लॉयर थोड़ी ना क्या कंट्रीब्यूट करेगा। आपको नहीं लग रहा एम्प्लॉय को भी सोचना चाहिए मेरे रिटायरमेंट का क्या होगा? आपको खुद को अपने बारे में सोचना चाहिए, नहीं? हाँ। तो एम्प्लॉई अगर पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो हमने बोला आपको हम डिडक्शन देंगे एपीसीसीडी सबसेक्शन 1। एपीसीसीडी के सबसेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं। सबसेक्शन 1 में असेसी का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, और सबसेक्शन 2 में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। हमें दोनों का डिडक्शन मिलता है। यहां तक बात क्लियर है? हाँ। एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% ऑफ सैलरी, यहाँ पे भी लिमिट, जैसे वहां पे लिमिट कितना था 10% ऑफ सैलरी, वैसे यहाँ पे 14 and 10। हाँ, गवर्नमेंट का 14, नॉर्मली 10, ठीक है ना? वैसे यहाँ पे लिमिट कितना था 10% ऑफ सैलरी। ये बात क्लियर है? यस सर। एम्प्लॉय भी जैसे पकड़ लो किसी का सैलरी 10 लाख रुपया है तो 10% ऑफ सैलरी कितना हो गया फिर 1 लाख। 1 लाख। अगर उसने 80,000 डिपॉजिट किया होगा, 80,000 ही डिपॉजिट किया होगा तो डिडक्शन कितने का मिलेगा? 80,000। ठीक है ना? लेकिन 1,20,000 अगर डिपॉजिट किया होगा तो पेंशन फंड में तो 1 लाख। तो 1 लाख। तो ये मैंने नहीं बोला कि 10% का आपको डिडक्शन मिलेगा, मैं आपको मैक्सिमम लिमिट पढ़ा रहा हूं। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मिनिमम बेनिफिट। मैक्सिमम लिमिट, ठीक है ना? अब बात देखो, अब जरा बात ध्यान से सुनो। आपको नहीं लग रहा पेंशन फंड अगर एम्प्लॉय टाइप का कैटेगरी बना रहा है तो हम जैसे प्रोफेशनल्स को, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कंपनी सेक्रेटरीज को, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स को, बिजनेस वाले को, चाय वाले को, दुकान वाले को, ऑटो रिक्शा वाले को, टैक्सी वाले को भी मतलब पेंशन के बारे में सोचना चाहिए। मतलब नॉन एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर है, तो उनको तो ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा ना। 10% ऑफ सैलरी वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एम्प्लॉयर का है ना ये तो नहीं, हमको सैलरी नहीं मिलती ना पांडा। हाँ, सैलरी ही नहीं है अपनी तो। अरे तुम 10% ऑफ सैलरी कैसे बोल सकते हो? सीए के केस में, सीएमए के केस में हमें तो सैलरी मिलती नहीं, हमारा तो अपना प्रोफेशनल फील्ड होता है। प्रोफेशन। तो उन्होंने ना लिंक किया इसको जीटीआई से। किससे लिंक किया था? जीटीआई से लिंक किया था जब ये सेक्शन बना था। तो नॉन एम्प्लॉय के लिए, मतलब प्रोफेशनल लोगों के लिए उन्होंने बोला आप भी जमा करो यहाँ पे प्रोविडेंट अपना पेंशन फंड में, आपको भी डिडक्शन मिलेगा। 10% ऑफ जीटीआई से लिखा था। कितना लिखा था? 10% ऑफ जीटीआई से उन्होंने लिखा था। फिर हम प्रोफेशनल कम्युनिटी को, गवर्नमेंट को बोला एक बात बताओ, एम्प्लॉय कैटेगरी के जितने देश में लोग हैं उनका इन्वेस्टमेंट कितने लोग कर रहे हैं पेंशन फंड में? एम्प्लॉय कैटेगरी लोगों का इन्वेस्टमेंट कितने कर रहे हैं? नॉर्मल, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को छोड़ दो, नॉर्मल 2 लोग। एक एम्प्लॉय कितना % ऑफ सैलरी कर रहा है मैक्सिमम? 10%। और एम्प्लॉयर भी कितना कर रहा है? 10%। मतलब 20% of his annual income is getting deposited in pension fund, isn't it? Yes. लेकिन प्रोफेशनल के लिए आपने कितना लगा के रखा है लिमिट? 10% ऑफ जीटीआई। तो आपको कुछ मतलब ये नहीं लग रहा है क्या बोलते हैं उसको, पार्शियलिटी नहीं लग रही? 10% का पार्शियलिटी है। तो फिर हमने ये बोलने के बाद उन्होंने ये इंक्रीज, क्योंकि हमारा तो कोई एम्प्लॉयर नहीं होता ना यार, प्रोफेशनल लाइफ में कोई एम्प्लॉयर नहीं होता, तो हमारा कंट्रीब्यूशन हमें ही करना है। कम से कम हमें बड़ा नंबर तो दो। तो उन्होंने फिर बढ़ा के कितना दिया हमें? 20%।
तो अभी आप याद रख पाओगे क्या? एम्प्लॉय कैटेगरी अगर हो गया आप एम्प्लॉय, तो आपका लिमिट कितना? 10%. 10% ऑफ सैलरी, वो भी बोलना है, 10% ऑफ सैलरी। और अगर प्रोफेशनल Salary. रहोगे तो 20% 20% of of GTI. GTI. GTI। और अगर एम्प्लॉय कैटेगरी और सबसेक्शन 2 की बात, एम्प्लॉयर ने अगर आपने कंट्रीब्यूट किया, आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो लिमिट 14% of 14% salary. of salary. और नॉर्मल एम्प्लॉय रहोगे तो 10% of. वेरी गुड, ठीक है ना। अब इतना पढ़ने Yes. के बाद आपको ये वाला सेक्शन मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया हुआ है, ATCCD 1B। अब ATCCD 1B पढ़ने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक नया सेक्शन पहले पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन ATCCE। ATCCE बताता है मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 1,50,000। ये बात क्या हो गई मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, अपने देश में टैक्स कितने लाख के बाद लगना चालू हो जाता है? क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है अपने देश में? 2,50,000 ना। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, किसी का तो माइक चालू है, अजीब अजीब आवाज आ रही है। हाँ चलो ठीक है। तो 2,50,000 का अपना लिमिट है। इसका मतलब अगर कोई असेसी 8 लाख रुपया कमा रहा है, कोई असेसी 8 लाख रुपए का इनकम कमा रहा है GTI, तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा, बरोबर? Yes. लेकिन अगर ये असेसी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके अपना टैक्स प्लानिंग करा लेता है, तो आपको नहीं लग रहा हम इसका टैक्स प्लानिंग करा सकते हैं? Yes. करा सकते हैं. करा सकते हैं। ATC में कितने का डिडक्शन दिला देंगे इसको? 50. पहले तो 8 लाख के ऊपर का 50 टैक्स कंप्लीट करो, तुम लोग इनकम टैक्स कंप्लीट करो। 8 लाख के ऊपर कितना टैक्स आता है बताओ? 3 लाख का 20%। इनकम टैक्स खाली बताओ। 3 लाख का 20% आएगा 60,000 प्लस 12,500। 8 लाख के ऊपर टैक्स कितना आता है? 72,500 का इनकम टैक्स आता है, बरोबर? 1 lakh. Yes. तुमको टैक्स कंप्लीट करने आता है कि भूल गए? हाँ बराबर. अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 12,500, 5 लाख टू 8 लाख 20%, 3 लाख का 20% 60,000 हो गया, और 12,500 पहले का। बोलो। 70 to 500 है ना सर? हाँ तो 500 ही लिखा है ना मैंने, वो दिख नहीं रहा है 500, वो एक एक्स्ट्रा लाइन आ गया उधर उसके ऊपर 500 के ऊपर, बरोबर? 72,500 बरोबर। अगर तुम्हारा 8 लाख रुपए का इनकम होगा तो तुम लोग 72,500 भर दोगे ना टैक्स साल भर का। शेष अभी तक जोड़ा नहीं हमने इसमें 4%। हाँ ठीक है ना, उतना भर सकते हैं. भर दोगे पढ़ना? भरते क्या लोग देश में? नहीं भरते पर भरना चाहिए. नहीं चाहिए वो तो छोड़ दो, भरते क्या मैं पूछ रहा हूँ? नहीं, नहीं तो कम कैसे करवाएंगे इसको, ठीक है ना, डिडक्शन दिलवा के. डिडक्शन दिला के। तो हम क्या करेंगे, ATC में 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले लेंगे। आपको क्या लग रहा है, ATCCC में भी 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा पेंशन फंड का? ATCCC का मैक्सिमम लिमिट कितना था? 1,50,000 था. 1,50,000 था, चलो ये भी कर लिया मैंने। और आपको क्या लगता है, ATCCD सबसेक्शन 1, अब ये नॉन प्रोफेशनल होगा तो 20% ऑफ GTI है ना, 20% ऑफ GTI का लिमिट कितना होता है यहाँ पे? 8 लाख का 20% कितना होता है? 1,60,000. 1,60,000। आपको नहीं लग रहा आपने स्टार्टिंग की 3 सेक्शन यूज करके कुछ अच्छा खासा टैक्स बचा लिया एसएससी का? 8 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 1,50,000 माइनस 1,60,000, अब आ गया 3,40,000। और 3,40,000 में से आपको नहीं लग रहा रिबेट की वजह से तो टैक्स तो नहीं ला जाएगा इसका? यस. हेलो, ये हाँ सर. अभी तक तुम लोगों ने खाली स्टार्टिंग के 3 ही सेक्शन पढ़े, तो तुमको नहीं लग रहा डिडक्शन की वजह से इंडिया का टैक्स का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा? होएगा पर 1.5 आने रहेंगे ना, CBDT वाले भी
हाँ तो है ना। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इन तीनों सेक्शन को मिला के, इन तीनों सेक्शन को मिला के मैक्सिमम डिडक्शन जो एक असेसी ले सकता है वो लेगा 1,50,000। और ये बात हाँ, अभी उन्होंने लिखी बरोबर है, है। ये बात लिखी है उन्होंने ATCCE में। कहाँ पे लिखी है? ATCCE ATCCE में। तो अभी आपको याद क्या क्या रखना है कि ATCCE बोलता है ये 3 सेक्शन में डिडक्शन। कौन से 3 सेक्शन? ATC प्लस ATCCC प्लस ATCCD सबसेक्शन 1। ATCCC प्लस ATCCD सबसेक्शन 1, इन तीनों का मिला के डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड, डिडक्शन कैन बी लेस देन इक्वल टू 1.5 लाख, नॉट मोर देन दैट। क्या ये बात आपको समझा मैंने क्या बताया? हाँ, अच्छा, मार्केट में इन 3 में का फेमस सेक्शन बताओ ना कौन सा है, जो नॉर्मल लोगों को भी पता है? ATC का। ATC का तो आपको नहीं लग रहा, और ATC का लिमिट भी सबको पता है कि नहीं ताई? ATC का लिमिट नॉर्मल हाँ। बीकॉम के बच्चों को भी पता होता है ना। यस। तो आपको नहीं लग रहा, सारे लोग ATC में ही इन्वेस्ट करके, सब लोगों ने PPF वगैरह निकाल लिया, लाइफ इंश्योरेंस निकाल लिया, 5 साल का FD रख दिया, उन्होंने ATC में ही 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो तुमको लग रहा है वो बंदा ATCCC या ATCCD 1 में इन्वेस्ट करने जाएगा अभी? नहीं। नहीं, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनता ना, उसको तो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं अभी, तो पेंशन लेके उसको डिडक्शन मिलना ही नहीं है, बरोबर ना। तो हमें, हमारा जो पर्पस था कि देश में लोगों का पेंशन करवाएंगे, हम देश में लोगों का रिटायरमेंट फंड करवाएंगे, वो तो पर्पस यहाँ पे डिफीट हो गया, क्योंकि लोग ATCCD में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उनको डिडक्शन नहीं मिल रहा है। ये तुमको कया प्रॉब्लम कळ्या। समझा क्या? बोलो। ATCCD फेमस नहीं हो रहा था, फेमस नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि ATC ने ही मार्केट खा लिया था पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का। हाँ। कोई पेंशन फंड में पैसे नहीं लगा रहा था, समझ रहे हो ना, क्योंकि उसका अलग से डिडक्शन नहीं था। और गवर्नमेंट तो चाहता है कि तुम पैसे लगाओ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया सेक्शन निकाला, सेक्शन ATCCD 1B, ATCCD 1B। अब मुझे बताओ ATCCD 1B इस लिमिट में है क्या? क्या ATCCD 1B को रोकता है? नहीं। नहीं, वो खाली 1 को रोकता है। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलग से 50,000 का डिडक्शन दिया। अलग से कितने थाउजेंड का डिडक्शन दिया? एडिशनल डिडक्शन बोलते हैं हम लोग इसको, एडिशनल डिडक्शन ऑफ मैक्सिमम 50,000, मतलब जितना इन्वेस्ट करोगे या 50,000 विच एवर इज लोअर। अब मुझे बताओ, मैं अगर मेरा 8 लाख रुपए का इनकम होगा, GTI अगर मेरा 1 लाख रुपए का होगा, GTI 1 लाख रुपए का होगा, तो मैं अपना टैक्स कैसे कम करूं? जल्दी बोलो, ये दिमाग यूज करो, जल्दी बोलो ना यार। अभी तक जितने सेक्शन 81B बेबी कर। पहले मैं ATC में कितना क्लेम करूं? ATC में 1,50,000 करो। ATC में 1,50,000 किया मैंने, चलो। और फिर ATCCD 1B में करो। फिर ATCCD 1B 1B में मुझे करना पड़ेगा कितना? 50,000। मैक्सिमम 50,000। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 50,000 लगा दिया। तो अब तक मेरा जो टैक्सेबल इनकम आपने कम किया वो 2 लाख से कम किया, अभी 6 लाख पे आया होगा। यस। ठीक है ना? स्टिल 6 लाख रुपीज इज बेटर देन 6 लाख रुपीज टैक्सेबल इनकम इज बेटर देन 8 लाख रुपीज, क्योंकि आपने 2 लाख रुपया कम किया, जिसका इफेक्टिव टैक्स रेट था 2 लाख का इफेक्टिव टैक्स रेट था 20%, मतलब आपने मेरा 40,000 बचाया है। बताओ, 40,000 बचाने का अगर आपने 500 रुपया फीस मांगा मेरे पास से, तो मैं आपको हंसते हंसते दूंगा कि नहीं दूंगा? देंगे ना। देंगे। तो ये काम आपको करना है। आपको खाली सेक्शन पढ़ के रट के खाली मतलब जाना नहीं है, आपको सोचना है कि अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाया जाए। आप खुद प्रोफेशनल बनने वाले हो, तो जब पैसे कमाना चालू करोगे तो ATC में भी इन्वेस्ट करना और ATCCD में भी इन्वेस्ट करना, लेकिन गलती से ATCCD 1 में एकदम से मत क्लेम करना, 1B में कर लेना।
ये तुमको समझा मैं क्या बोला? हाँ हाँ, हाँ वो जब इनकम टैक्स की साइट पे भरते हैं ना, पेंशन फंड का सारे सेक्शन का ऑप्शन मिलता है, तो वहां पे 1B में डेटा डालना, 1 में डालोगे तो आपको डिडक्शन अलग से नहीं मिलेगा। चलो आगे चलता हूँ, और कम करेंगे इसको, और भी तो सेक्शन है ना, 80D है, 80E है, आगे भी और सेक्शन है। सी की सीरीज की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे एक क्वेश्चन फटाफट कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये दिख रहा है, APCCD B1 में मैक्सिमम 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता है। सर एडिशनल डिडक्शन आपने क्यों बोला? एडिशनल डिडक्शन इसलिए बोला क्योंकि APCCE जो है वो लिमिट लगाता है 1,50,000 के ऊपर, बरोबर, लेकिन ये किस में लगा रहा है? APC में, APCCC में और APCCD सबसेक्शन 1 में। मतलब 2 सेक्शन इसमें से बाहर है। कौन से 2 सेक्शन इसमें से बाहर है? 1B और सबसेक्शन 2 इसमें से बाहर है। 2 की तो बात ही मत करो, 2 तो वैसे भी बाहर रहना चाहिए क्योंकि वो मेरा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। 1B उन्होंने बाहर रखा हुआ है। ओके, चलो ये आगे देखते हैं क्या होता है। देखो समझ में आना चालू हो जाएगा आपको, टेंशन मत लो। अच्छा मुझे बात बताओ, आपको अगर बीच में पैसे की जरूरत पड़ी तो आप ये फंड तोड़ दोगे क्या? APCCD वो FDs कैसे तोड़ते हैं पता है ना? लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जरूरत पड़ने पे तोड़ देते हैं। तो आप APCCD भी तोड़ दोगे क्या? आप अभी भी नहीं, यहाँ हो कुछ लेकिन लॉक पैसे इन की जरूरत पीरियड है। रहेगा ना उसको। नहीं वही पूछ रहा हूँ मैं, तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए, पहले वो बताओ। नहीं तोड़ना चाहिए, तो गवर्नमेंट भी पैसे चाहता की है कि जरूरत। नहीं बहुत तोड़ना चाहिए, ज्यादा जरूरत पड़ी तो, तो नहीं तो हाँ नहीं। गवर्नमेंट भी चाहता है कि नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर कुछ मजबूरी की वजह से, एसएससी अगर तोड़ रहा है तो तोड़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने क्या बोला, फिर जो एग्जम्पशन है ना, अभी पैसे तोड़ोगे तो पैसे आएंगे आपके पास। ऑडियो बल। सुनो ना, जब आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे ना तो आपको डिडक्शन दिया था गवर्नमेंट ने, ये सोच के कि आपका रिटायरमेंट फंड है, बरोबर? हाँ हाँ, लेकिन आपने तो बीच में ही उसको तोड़ दिया, बीच में ही फंड क्लोज किया, तो अभी गवर्नमेंट को गुस्सा आना चाहिए, बरोबर ना? जरूरत है आपकी यस लेकिन गुस्सा तो आना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या हाँ बोला, इस फंड में से जब पैसे निकाला जाएगा ना, फिर अगर बिफोर मैच्योरिटी इसके पैसे अगर निकालेगा कोई फंड को अगर क्लोजर करेगा, क्या करेगा फंड का क्लोजर, तो उसको एग्जम्पशन दो। एकदम मजबूरी होगी बेचारी की, कुछ पूरा 100% टैक्स मत करो, कुछ ना कुछ मजबूरी में उसने अपना रिटायरमेंट फंड तोड़ा होगा, खुशी खुशी में कोई अपना रिटायरमेंट फंड नहीं तोड़ेगा। तो एग्जम्पशन तो 60% ऑफ टोटल इनकम। पहले यह अमाउंट अलग था, क्या था पहले का मैं बताना नहीं चाहता। 60% ऑफ टोटल अमाउंट जितना आप निकालोगे ना उतना एग्जम्प्ट, मतलब कितना टैक्सेबल? 40। 40 टैक्सेबल, जबकि लेने के लिए गवर्नमेंट 100% का टैक्स कर सकता था आपसे, करने पर के लिए तो मजबूरी 100% की कर वजह सकता से था। उसने सिर्फ 60% ही अपन को ये दिया एग्जाम 60% एग्जाम किया तो बचा हुआ क्या हो गया? 40 टैक्सेबल हो गया, तो कंसेशन दे टैक्सेबल। दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं थोड़ी है तो पार्शियल विड्रॉल करते हैं। पार्शियल विड्रॉल करोगे तो 25% एग्जाम, तो टैक्सेबल कितना? 75। 75। तो ये दो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं, खास करके ये वाला अमाउंट क्योंकि अभी अभी चेंज हुआ है। ओके चलो ये भी मैंने बता दिया। फटाफट एक क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। A basic salary of Mr. A is 1 lakh per month। बोलो साल भर की सैलरी कितनी? फटाफट कैलसी यूज करो, जल्दी जल्दी बोलो। 1 लाख 12 इंटू 12 करेंगे तो 12 लाख। 12 लाख। He is entitled to dearness allowance which is 40% of basic salary। तो निकालो 40% इंटू 40% निकालो, 4,80,000। 4,80,000 उसको साल भर में डीए मिलता है, लेकिन 50% ऑफ डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब डीए इन टर्म्स कितना है? खाली 50% है, तो 4,80,000 का 50% कितना हो गया? 2,40,000। 2,40,000 और प्लस पहले का 12 लाख, तो टोटल 12 लाख, सैलरी कितना 14 हो लाख गया? 40। 14 लाख 40। 14 लाख 40,000। 40,000। तो ये मेरा पहला कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया, ये दिख रहा है आपको? 14,50,000 आ गया, ये बरोबर है? हाँ हाँ, अभी हमें लिमिट निकालना है, अलग अलग सेक्शन में लिमिट निकालना है। फिर उन्होंने क्या बोला, बोथ मिस्टर ए एंड हिज एम्प्लॉयर एबीसी लिमिटेड कंट्रीब्यूट 50% और 15% ऑफ बेसिक सैलरी टू पेंशन स्कीम रेफर्ड इन एटीसीसीडी। तो दोनों
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों मिलके 15% ऑफ बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमें तो लिमिट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल अमाउंट को, और विच एवर इज लोअर देना पड़ेगा, बरोबर ना। तो चलो एक एक की बात करते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने वर्किंग नोट बनाया ए, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 12 लाख का 15%, 15%। 12 लाख का 15% कितना आता है 1 लाख। ये फटाफट कैलकुलेशन करो ना, 1,80,000 आता है, बरोबर। 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस बीए, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस बीए इन टर्म्स 1,44,000 का, whichever 1,44,000 वो आएगा। तो हमें डिडक्शन कितना मिलेगा मैक्सिमम 80 whichever is lower। मतलब 1,44,000 का मिल गया। अब बचा कितना आपका, बचा कितना, कितने का डिडक्शन आपने नहीं क्लेम किया, कंट्रीब्यूट किया है लेकिन बच गया 36। डिडक्शन है क्या हमारे पास, कोई स्कोप है कि कोई और सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करने का स्कोप है? नहीं। अरे क्या शेमलेस लोग हो, और किधर कर सकते हैं क्या? एम्प्लॉय है ना 80/61 है ना, हाँ, 2 सेक्शन है ना ACC के लिए, 80CCD1 और 80CCD और SCCD 1B। तो आप समझो नालायक बच्चों, जो बैलेंस कंट्रीब्यूशन है ना, बैलेंस कैसे निकाला, 180 मैंने टोटल डिपॉजिट किया है, उसका 144 ही आपने ऊपर मुझे डिडक्शन दिया, तो बच गया 36,000। उसका डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिलेगा मुझे 1B, लेकिन 1B का भी तो 1B। लिमिट है, 1B का लिमिट कितना है 50,000। 50,000। 50,000। तो 36,000 और 50,000 नीचे और लोअर। क्या ये समझ में आया आपको? जल्दी बोलो, मेरा एक मिनट ही बचा है। हाँ, अभी उन्होंने बोला था क्या कि एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या ऐसा कुछ है, ये एबीसी नो प्राइवेट, ऐसा कुछ नहीं बोला था। ये प्राइवेट प्राइवेट कंपनी नहीं लग रहा आप लोगों को? पब्लिक, यस। मतलब कंपनी लग रहा है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं लग रहा है, रेलवे एम्प्लॉय पुलिस वगैरह ऐसा तो बोला नहीं, ठीक है ना। तो इसका कितना होगा 80CCD सबसेक्शन 2 का लिमिट कितना होगा 10%। 10% अदर एम्प्लॉय के लिए। हाँ बरोबर ना। तो ये ना नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1,80,000 और 10% ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 1,44,000 तो इसको डिडक्शन मिला। समरी लिख दिया होगा, इसको टोटल डिडक्शन कितने मिले 80CCD सबसेक्शन 1 में 1,44,000, 1B में 36,000 और 2 में 1,44,000, बरोबर। यस। हाँ अभी लॉग आउट हो रहा है, फिर से लॉग इन करता हूँ मैं, ठीक है ना। तुरंत 10 मिनट के बाद करते हैं, 10 मिनट के बाद। ओके। हेलो, हाँ हेलो नीलेश, हाँ समजलं ना मला।